Good morning, students. Welcome in your science section of your class 5th, chapter number 10, machines. All of you open your book at page number 92. Machines. This word you had already listened. ये word हमने पहले भी बहुत जगह सुना हुआ है. डेली लाइफ में भी हम इस वर्ड को सुनते हैं, मशीन. बट एग्जैक्टली वी आर नॉट अवेयर ये होता क्या है. अगर हमसे कुछ की डेफिनेशन पूछेगा तो स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप लोग और डैम श्योर है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने सराउंडिंग में जितनी भी सिंपल सिंपल टूल हैं जिनसे आप अपना डेली वर्क को कंप्लीट करते हो उसमें आप उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वेदर इज अ मशीन और नॉट. सो लेट अस बिगिन. You have learned in class 4 that when you apply a force, that is, what is force first of all? What is force? Pull और push, किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का मारना, वो ही force होता है. On an object, then either the object move from rest or it stop moving. जब भी हम force apply करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को या तो push करें या pull करें, it mean हमने force apply करी. force apply करने के बाद या तो object अपनी स्टैटिक पोजीशन से यानी अपनी रुकी हुई जगह से चलने लग जाएगा या चली हुई जगह से चले हुए कंडीशन में मूविंग कंडीशन से वो रुक भी सकता है. फॉर एग्जांपल आप लोग बाईसाइकिल रन कर रहे थे, चला रहे थे, ओके, पैडलिंग कर रहे थे. अब आपको जब बाईसाइकिल को स्टॉप करना है तो व्हाट यू डू, यू अप्लाई योर फोर्स और आप उसे रोक देते हो. एंड देन इफ यू हैव टू रिसाइकिल, अगर आपको वापस से उसको रिसाइकिलिंग मतलब वापस आपको चलाना है, साइकिल को पैडलिंग करनी है, देन यू स्टार्ट पैडलिंग अगेन. तब आप वापस से साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हो. एंड ये भी कैसे पॉसिबल हुआ जब आपने फोर्स अप्लाई करी. सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी मैं आपको दे सकती हूँ. इफ यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, आप एक फुटबॉल कभी खेल रहे हो एंड इट इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड. इफ यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग, अगर आपको उसको खेलना स्टार्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई अ फोर्स ऑन अ फुटबॉल एंड गिव अ किक. अपनी फोर्स अप्लाई करोगे और एक किक दोगे, इट विल स्टार्ट रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे रोल करने लग जाएगी. एंड इफ अपोजिट साइड यू आर स्टैंडिंग एंड अ रोलिंग बॉल इज कमिंग, तो आप क्या कर सकते हो, रोलिंग बॉल को अपने फोर्स से स्टॉप भी कर सकते हो. सिमिलरली देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ फोर्सेस. बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. सिंपल एग्जांपल, क्रिकेट मैच सब देखते हो. What happened? अगर एक तरफ से बॉल थ्रो की जा रही है, फेंकी जाती है, तो आप बैट से दूसरी तरफ उसको हिट करते हो. यहाँ पर क्या करा आपने कि डायरेक्शन जो था उसको चेंज कर दिया. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ से फोर्स अप्लाई किया गया आप तक बॉल आ रही थी, अब आपने उसको हिट कर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लिया. अभी इसी चैप्टर में हम आगे और भी इसी से रिलेटेड चेंज ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे. इन दिस केस एंड वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकते हैं. अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अपने डिजायर्ड शेप में भी चेंज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल भी ऐसे रिलेटेड, आपने पॉटर देखा होगा, कुम्हार जो मटके बनाता है, वो क्या करता है, वो अपनी फोर्स अप्लाई कर उस क्ले को मोल्ड कर देता है. और किस फॉर्म में मोल्ड करता है, जिस भी डिजायर शेप में उसको चाहिए होता है. मटकी हो, चाहे आपके पॉट्स हो, चाहे वो आपका फ्लावर वास हो, एनीथिंग. बहुत सारी चीजें हम ऐसा देखते हैं अपने आसपास. इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल ऑफ योर हाउस और अ वेरी बिग पीस ऑफ स्टोन एंड कैन नॉट मूव. अब इसी तरह की फोर्स अगर आप अप्लाई करो, अपनी एक छोटी सी फोर्स अप्लाई करो एक बड़ी सी दीवार को हिलाने में, कैन यू डू इट? क्या करोगे आप? क्या बॉल जो है, दीवार जो है वो मूव करेगी? नो स्टूडेंट, वो कहीं भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फोर्स अप्लाई है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत जीरो के बराबर है. क्योंकि बॉल जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ है जो आप अपनी छोटी सी फोर्स से उसको नहीं हिला सकते. सो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर अपनी फोर्स को ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है. इतनी फोर्स हमें अप्लाई करनी होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाए. सो हेयर वी विल से दैट वर्क इज नॉट डन, क्योंकि यहाँ पर जब हमने फोर्स अप्लाई करी, जब एक बड़ी सी दीवार को या बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करी, तो हम नहीं हिला पाए या नहीं गिरा पाए बॉल को. क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ ही नहीं, हमने कुछ काम किया ही नहीं। वर्क डन तब माना जाता है या तब कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन में चेंज ले आए, उसकी जगह को हिला दें, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएं, तब यहाँ पे हम कहते हैं वर्क इज डन। सपोज इफ अ पेंसिल बॉक्स इज लाइंग ऑन द टेबल, एक टेबल पर पेंसिल बॉक्स पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे, उसको अगर टेबल के एक पार्ट से उठाकर दूसरे पार्ट पर ले जाओगे, हियर यू विल से यस वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क डन है। देन हियर ऑन पेज नंबर 93 टू एक्टिविटीज आर गिवन। पेज नंबर 93 में आपको 2 एक्टिविटी दी हुई हैं। इन फर्स्ट केस आपको सबको देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा वुड बॉक्स है, हैवी लोड है, जिसे एक पर्सन पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ऐसा करने में उसको अपनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है जो उस ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट नहीं है, उस लोड के इक्वल नहीं है। जैसे आपको अगर कभी हैवी लोड को पुश करने को दे दिया जाए, या अगर आपके घर में अलमीरा हो, कभी आप उसको पुश करके देखना, यू कांट, आप नहीं कर पाओगे। और इन योर सेकेंड एक्टिविटी इट इज गिवन दैट अ नेल व्हेन इट इज फिक्स्ड ऑन इन द वॉल, जब एक नेल दीवार पे बिल्कुल गड़ी हुई है, अब एक फोर्स अप्लाई कर अपने हैंड की फोर्स अप्लाई कर अगर उसको पुल करते हो, सो यू आर अनेबल टू डू, आप ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाओगे? यहाँ पर आपका टास्क बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप प्लायर का यूज करते हो। ओके, सो इन द अबव टू एक्टिविटी वी हैव सीन, पहली वाली एक्टिविटी में जब लोड को वो कैरी नहीं कर पा रहा था, तो वो व्हील, उसने लोड के नीचे यहाँ पे व्हील जब अप्लाई करे तो क्या करा, अब लोड इजीली वो कैरी कर पा रहा है। अब ऐसे ही हमें लगेज, हम अपने लगेज को लेके जाते हैं, और इस ट्रॉली बैग हमारे पास व्हील होते हैं, वी कैन इजीली कैरी, हम इजीली उसको कैरी कर लेते हैं। सेकंड केस में भी यहाँ पर देखा आपने कि जब हम नेल को पुल कर रहे थे तो हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन प्लायर की हेल्प से हमने इस टास्क को इजीली कंप्लीट कर लिया। दोनों टास्क इजीली कंप्लीट हो गए, लेकिन दोनों टास्क को कंप्लीट करने के लिए टूल अप्लाई करने पड़े। जब हमने टूल अप्लाई करे तब ये हो गई हमारे लिए मशीन। सो अ मशीन कैन बी डिफाइंड एनी टूल which help us to apply force more easily and make our task easier. So student, यहाँ पर मशीन की डेफिनेशन क्लियर है कि कोई भी ऐसा टूल जिसकी हेल्प से हम अपनी अप्लाइड फोर्स को यूज करते हैं और किसी भी वर्क को इजीली और फास्टली कंप्लीट कर लेते हैं। मशीन whether big or small help us in the following way, चाहे मशीन बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमें इस तरह से हेल्प करती है। और वो क्या है? इट मेक द वर्क ईजियर एज इट इंक्रीजेज द अप्लाइड फोर्स, हमारे किए हुए काम को बहुत जल्दी से ईजी कर देती है। हमारे जो अप्लाइड फोर्स है, जो भी फोर्स हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसको टास्क कंप्लीट करने में इंगेज कर देती है, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी। इफ इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई करी उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देती है मशीन। For example, while using a pair of scissors, we apply force at one point and cloth is cut at the other point. ऐसा आपने सीजर में देखा होगा कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो उनके हैंडल पर किसी भी क्लोथ या पेपर को कट करने के लिए, तो हैंडल पर अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन चेंज कर उसके सीजर यानी उसके नाइफ पार्ट तक पहुंच जाती है, जहां पर आप इजीली क्लोथ या पेपर को कट कर सकते हैं। Then it increase the speed of doing work, हमारे काम करने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ा देती है। अगर आप घर में कोई भी काम अपने हैंड से कर रहे होगे कंप्लीट, या आपने देखा होगा कि मम्मी को सिलाई कर रही हो कभी अपने हाथ से, तो उनको टाइम लगता है। ओके, उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मम्मी सिलाई मशीन यानी स्विंग मशीन का यूज़ करती हैं तो क्या करेंगी? शी कैन कंप्लीट हर वर्क फास्ट, वो अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ पर ये है कि मशीन जो हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करती हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जहाँ पर हमें हेल्प मिलती है मशीन से। सिंपल मशीन आर द फॉलोइंग 6 टाइप। सिंपल मशीन 6 तरह की होती है, 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज लिवर, तो पहली कैटेगरी ही हम पढ़ लेते हैं लिवर। देन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे, स्क्रू, वेज, पुली एंड व्हील। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं लिवर।
Liver is a simple machine. It is a rod or a bar that move freely at a fixed point called fulcrum to move a load. We use various type of liver in day-to-day life. So liver is a simple machine. लिवर एक सिंपल मशीन होती है जहाँ पर एक सेंटर पॉइंट से एक रॉड अटैच होती है. ऑन पेज नंबर 94 डायग्राम इज गिवन टू यू दैट इज लाइक दिस. एट अ सेंटर fulcrum is given. This is fulcrum. Okay, and here load और weight जो भी हमें कह सकते हैं, हम अपना इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई करेंगे. तो here is a load and this is effort. यहाँ से हम अपने प्रयास करेंगे. इसी तरीके से अपने स्ट्रक्चर अपने सीसॉ जो झूला झूलते हो उसमें देखा होगा. You must have played on seesaw in playground. In seesaw, you sit on one side and your friend on the other side. सीसॉ में क्या होता है, आप एक साइड पे बैठ जाते हो और आपका फ्रेंड एक साइड पे बैठता है. अब यहाँ पर सीसॉ में आप अपने आप को उस प्लेग्राउंड पर लेके जाओ और वहाँ पर बैठ के देखो कि अगर आप एक साइड पर बैठे हो तो आपको एफर्ट, क्योंकि आपका एफर्ट क्या रहेगा कि आपको अपने फ्रेंड को पुल करना, एक तरफ लेके आना है, उसके वेट को खींच के नीचे लेना है. जब आप ए हो और आपका फ्रेंड बी पोजीशन पर है तो आपका एफर्ट क्या रहता है, आपका प्रयास क्या रहता है कि आप इस बी अपने फ्रेंड को जो आपके लिए लोड है, आपके लिए वजन है, आप इसको अपने एफर्ट अपने प्रयास से इसके लेवल अपने लेवल से ऊपर लेके आओ. फिर थोड़ी देर बाद इसका एफर्ट भी यही हो जाएगा. तो एफर्ट लोड चेंज होते रहेंगे. कभी आप उसके लिए लोड बनोगे और कभी वो आपके लिए लोड होगा. Okay, so distance between the fulcrum and the load is called load R. और लोड से ये आपका सेंटर पॉइंट, जहाँ सेंटर पॉइंट होता है इसे fulcrum बोलते हैं, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका लोड R. और यहाँ पर होता है आपका एफर्ट से लेकर सेंटर पॉइंट fulcrum तक एफर्ट R. आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको. सीसॉ से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. क्लियर? देन लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म इज क्लियर. डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. लिवर कैन बी बैलेंस्ड ओनली व्हेन. अब यहाँ पर जब आप सीसॉ की कंडीशन देखो तो दोनों फ्रेंड आपस में बैलेंसिंग तब होगे जब हम एक फार्मूले तक पहुंचेंगे और वो फार्मूला कहता है effort arm when multiplied by effort equals to load arm when multiplied by load. क्लियर? एफर्ट आर्म को एफर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और लोड आर्म की जो डिस्टेंस है उसको लोड आर्म को लोड से मल्टीप्लाई करेंगे. जब दोनों की बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो यहाँ पर दोनों के आंसर भी इक्वल होंगे. Okay student, now types of liver we will discuss in lecture number 2. Keep on reading with chapter with page number 92 and 93 and I will discuss types of liver in the next class. Thank you student.